हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलोनोस्कोपी के बारे में। कोलोनोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एनस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन के इंट और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग तक का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आपकी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या चल रहा है, क्या इश्यूज़ है, क्या कंसर्न है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोग करवाते हैं और डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। अब ये जानते हैं कि ये किसके लिए है, तो मेनली जब आपके इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग होने लगती है या किसी को जो है ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें अल्सर वगैरह भी रहते हैं, तो उसके लिए इसे रिकमेंड किया जाता है कि उसे रूल आउट किया जाए। इन शॉर्ट हम बात करें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की किसी भी तरह की डिसीज़ जो अंदर हो रही है या पॉसिबिलिटीज़ है, उससे रूल आउट करने के लिए जो है कोलोनोस्कोपी जो है डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं, लोग इसे कराते हैं। इसके अपने कुछ प्रोज और कॉन्स भी हैं। प्रोज की बात करें तो भी इससे अंदर की सारी चीज़ें को रूल आउट कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, और उसका अर्ली जो है आप स्टेज पे जो प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर कॉन्स की हम बात करें तो इसमें कभी कभी किसी पेशेंट को जो है पेन या ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। माइनर लेवल पे होता है, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन हम किसी भी तरह के ऑपरेशनल या इस तरह की इन्वेस्टिगेशन चीज़ों को तब तक अवॉइड करने की सलाह देते हैं जब तक कि ज़रूरत ना हो। आजकल होता है क्या, मोस्टली अभी आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग पाइल्स हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए, सर्जन के पास गए, तो फ़ौरन कोलोनोस्कोपी लिख देता है बिना किसी मतलब ज़्यादा नो एफर्ट। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ योर डिग्री बीइंग ए एमएस या एमडी और BHMS और MBBS और BAMS BUMS, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ योर डिग्री एंड योर एक्सपीरियंस। कि जब आप हर वक्त आपकी कलम सिर्फ टेस्ट पे ही रहती है, तो व्हाट यू हैव लर्न इन योर practice with the patient as well in the theory in your college universities, क्या आपने सीखा है। कुछ तो सिम्टम होता है ना। फॉर एग्जांपल किसी को पेट में क्रैम्प हुआ, तो क्या हम पहली बार में उसको लिख देंगे कि नहीं आप जाओ सोनोग्राफी करा के लेके आ जाएं। या किसी को ब्लीडिंग आ गई हल्की फुल्की या थोड़ा सा ज़्यादा भी, तो क्या हम उसे फ़ौरन किसी रिपोर्ट को सजेस्ट कर देंगे। As a doctor, it's our sole responsibility to let rule out and to know the root cause of this disease, जो उसको हो रही है, हैप्पीनोरी जो सिम्टम हो रहा है। मोस्टली कभी कभी स्टूल हार्ड हो जाता है तो भी ब्लीडिंग आ जाती है। किसी किसी को इंगोज्ड वेन्स रहती हैं, वो फट जाती है, रप्चर आती है, तो भी ब्लीडिंग आ जाती है। ठीक है। किसी को जो है पाइल्स जो है अलग अलग ग्रेड की रहती है, उनमें जो है टीयर होता है तो भी ब्लीडिंग आती है। किसी को फिशर है तो उससे भी ब्लीडिंग आती है। किसी को अल्सर है तो उससे जो है ब्लीडिंग आ सकती है। किसी को पॉलिप है तो उससे ब्लीडिंग आ सकती है। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या इसके बिना भी हम रूल आउट कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो देखिए, सिम्टम अगर प्राइमरी स्टेज पे है और इनिशियल स्टेज पर है और पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे ब्लीडिंग बार बार आ रही है, तो डेफिनेटली उसको ब्लीडिंग पाइल्स है। क्यों? अगर उसको अल्सर रहेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन और जो है उसको क्रैम्प होगा, दर्द होगा अगर इंटेस्टाइन रहेगा। जबकि एनस के अंदर के साइड में जो है, जहाँ पे वो नसें सूजें सिराएँ फूल जाती हैं, जब स्टूल आता है उनके प्रेशर से के आने से या स्टूल हार्ड होने के तो फट जाती हैं, दबाव प्रेशर पड़ने से वो फट जाती है, तो उससे ब्लीडिंग हैवी भी होती है। कभी ब्राइट रेड भी हो सकती है और कभी जो है थोड़ा खून जो है गंदा, यानी कहते हैं काला टाइप भी हो सकता है। ये वो तब होता है जब वहाँ से कभी रप्चर होकर रुक गया और आप स्टूल को नहीं गए तो होल्ड हुआ, तो उस कंडीशन में वो जमा हुआ रहेगा। और अगर आपको ये अर्जिंग हुई और अर्जिंग के एडवांस आपने जो प्रेशर डाला और प्रेशर के डालते ही जो उसी वक्त रप्चर हुई वहाँ की इंकोशियंस, तो वो ब्राइट रेड जो वहाँ से ब्लड आएगा। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्या हर पेशेंट को कराना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हर पेशेंट को बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जो है अपने कॉन्स भी हैं। इसमें जो है एनेस्थीसिया भी दिया जाता है और साथ में जो, क्योंकि पेनफुल प्रोसीजर है, इसमें वो वैक्यूम से यानी कि उसको एक्सपैंड भी करते हैं, सोक भी करते हैं, एयर का फ्लो भी करते हैं, साथ में ज़रूरत पड़ी पॉलिप है तो कट भी करते हैं, उसमें हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी आ सकती है।
ठीक है, तो और उसके सैंपल्स को लेकर के फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजा भी जाता है, अगर वो सस्पेक्टेड होता है बायोप्सी के लिए या इस तरह से नहीं, कैंसरस के जांच के लिए। तो ये अर्ली स्टेज कैंसरस की जांच के लिए किया जाता है। बट मैं समझता हूँ, क्या किसी को अर्ली स्टेज का अगर कैंसर डेवलप हो रहा तो क्या उसे कुछ बॉडी सिम्टम नहीं देती है? बिल्कुल देती है, आपको बहुत कुछ सिम्टम देती है, डिपेंड ऑन आपकी क्या डिसीज़ है। तो मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, क्या कोलोनोस्कोपी हर किसी को रिकमेंड की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जांपल, आज हमने किसी पेशेंट से बात की तो बोले सर अभी हमारा कोलोनोस्कोपी होना बाकी, हम देखते हैं उसमें क्या है। भाई ठीक है, आप करवा लीजिए, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर तो पहले ट्रीटमेंट करेगा। हाँ, किसी पेशेंट को वर्स कंडीशन में ब्लीडिंग हो रही है, याद रखिएगा, ब्लीडिंग बहुत ही जो है ज़्यादा हैवी हो रही है, तो पता होने के बाद भी जो है लोग करवा लेते हैं कि रूल आउट कर ले कि एग्जैक्ट ये जो है ब्लीडिंग जो है एनस के जो है एंडिंग पॉइंट से जहाँ पे इंगोश वेन्स हुई है वो रैप्चर होकर के आ रही हैं, या इंटेस्टाइन में कुछ और भी प्रॉब्लम है। तो उस सिनारियो में जो है वो करवा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट बार बार अंदर इंटेस्टाइन में या बॉडी के अंदर किसी भी तरह का इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना हम सपोर्ट नहीं करते हैं। इसका नुकसान भी होता है। जो मेडिसिन इसमें दी जाती है वो भी मेमोरी में शॉर्ट टर्म, यानी कि थोड़ा सा आपकी उस वक्त की मेमोरी पे भी इफेक्ट करती है, और इसके कराने के बाद आपको गाड़ी को ड्राइव करने की भी सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि आप ड्राउजी भी फील करते हैं, नींद भी रहती है आपको, साथ में थोड़ा सा भुलाने की वो दवा रहती है कि ताकि आप इसके पेन को और इस एक्सपीरियंस को टेम्पोररी भूल जाए, ताकि आपका दिमाग इस पेनफुल मेमोरी को जो है वो स्टोर ना कर पाए। ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं होता, आई थिंक विदिन 20 to 30 मिनट में प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन भी लगता है पहले से 24 आवर्स या कम ज़्यादा थोड़ा सा वो अपने आपको लिक्विड डाइट या इस तरह से किसी वाटर पे रखेंगे जिससे आपकी कोलोन क्लींस रहे, कुछ खाना पीना नहीं होता है। और कुछ ऐसे पेशेंट जैसे हार्ट या किडनी के बहुत पेशेंट रहते हैं, तो उनमें भी जो है बिना डॉक्टर की एडवाइस के इससे सजेस्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि वाटर इंटेक से अगर किडनी का इश्यू तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और हार्ट वालों में भी कुछ कंसर्न्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है इसको कंट्राइंडिकेशन माना जाता है, इसे नहीं करवा सकते। बहरहाल एक अलग टॉपिक है किसको कराना किसको नहीं कराना, क्योंकि जो भी कराएगा वो डॉक्टर की एडवाइस से कराएगा, एंड दोज डॉक्टर नो वेरी वेल कि किसको कराना चाहिए किसको नहीं कराना चाहिए। हमारा कंसर्न ये है कि आप इतना पैसा खर्च करते हैं तो क्या उससे ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटमेंट तो बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होता है। फिर एक चीज़ और मैटर करती है, क्या ये डिसीज़ जो है आपको परसिस्ट हुई तो इसका रीज़न क्या है, ये भी देखा जाता है। तो अगर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर रहेगा तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प कर पाएगा कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ योर दिस डिसीज़, क्योंकि गट में अगर कुछ इशू हुआ तो मेडिसिन से इन ट्रीट करेंगे। इसलिए कभी आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की राय लें और उससे ट्रीटमेंट जो वो करता हो या डाइट को मेंटेन करके जो आपकी हेल्थ रिकवरी करने की कोशिश करता है उससे आप अगर सजेशन लेंगे तो मैं समझता हूँ बार बार आपके एनस से आपके इंटेस्टाइन में ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ों से छेड़छाड़ करने से नुकसान बहुत होता है। इसे आप समझिए, जैसे एक्सरे का बार बार कराना नुकसान होता है, रेडियोलॉजी का कोई भी चीज़ हो वो नुकसान करती ही करती है, क्योंकि जो है उसकी जो इमेजिंग होती है, रेजिस्टेंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, जो वो कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी पे असर करती हैं, सबको पता है। तो उससे जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा। इस तरह की छेड़छाड़, इंसीजन करना, कट करना, ऑपरेशन कराना, अच्छा इसके बाद फिर क्या होता है उनका प्रोसीजर, कुछ भी ज़रा सा निकला तब वो सीधे फिर ऑपरेशन की तरफ आपको ले जाते हैं, और आप सबको अच्छे से पता ऑपरेशन इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आपने किसी पॉलिप को कट करके निकाल दिया तो क्या उसकी जड़ पूरी उसकी जड़ यानी रूट जो पूरी कट करके निकल गई? बिल्कुल नहीं निकल सकती है, एक लिमिटेशन होती है, आप उतना ही काट सकते हो, पूरा सब नहीं करनी। मिट्टी खोद कितनी लंबी जड़ी निकाल के कहीं भी फेंक दें, नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए फिर आप उनको ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, मेडिसिन देनी पड़ती है, और इन फ्यूचर उसका ख्याल भी रखना पड़ता है कि ये चीज़ें, ये डिसीज़ बार बार ना हो, और इसके क्या रूट काज हैं उससे रूल आउट करके आप जब तक उसको मैनेज नहीं करेंगे और उसे अवॉइड नहीं करेंगे एज पर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन तो कभी भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, मोस्टली ये देखा जाता है कभी भी आप किसी भी सर्जन से कोई डाइट का वेल चार्ट वो चार्ट आपको नहीं मिलेगा कि हाँ उनकी तरफ से आपको बहुत अच्छा डाइट का प्लान दिया गया हो कि आपको डेली रूटीन ये करना नहीं। बस उनका सीधा सिंपल सा वर्क है कि वो आपका ऑपरेशन कर दिए, कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो है वो आपको एज ए प्रिकॉशन बता दिए, तो बहुत अच्छा समझिए, उनका धन्यवाद दीजिए। और नहीं तो क्या रहता है, सब कुछ खाओ पियो। आप मोस्टली पेशेंट से जो आप फीडबैक लेंगे तो आप बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप जो सब कुछ खाओ पियो, इट्स ओके। ऐसा कैसे हो सकता? अगर आप मेडिसिन एज ए फूड लें और फूड एज ए मेडिसिन लें तो आई थिंक मैं समझता हूँ जल्दी बीमारी नहीं पड़ेंगे आप। जिसने भी फूड एज ए मेडिसिन लिया उसे जल्दी जो है ऑपरेशन या हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अब तो ये बिजनेस हो चुका है, हर आदमी जिसको देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ रिपोर्ट कोलोनोस्कोपी कर लो, एंडोस्कोपी कर लो, इनोस्कोप से फाड़ के 7
सेंटीमीटर्स की जो है इंस्ट्रूमेंट्स लगा के फैला के चेक करते हैं। मैं इस पर कभी और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, सेफेस्ट वे में जो रहते सोनोग्राफी करा ली, उसमें पता चल जाता है मोस्टली कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, तो प्री डायग्नोस करना तो कर सकते हैं। बाद में फिर हाई लेवल पे जाना है तो किसी और कंसर्न के लिए तो सीटी और जो है एमआरआई पे भी जा सकते हैं। मैं समझता हूँ और मानता भी, हाँ अगर डीप लेवल पे किसी को कोई कंसर्न है, बहुत ज़्यादा कोई कंसर्न हो गया, सीवियर कंसर्न, तो ठीक है, इट्स ओके। बट जो आम तरीके से अभी हम जिस पेशेंट से बात की, वो ठीक ठाक बात कर रहा था, वेल था, बैठा था, ना उसे कोई बात है सीवियर पेन है, ना कोई प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है, फिर भी उसको कोलोनोस्कोपी लिखी गई है और वो कराएगा और उसका पैसा भी पे करेगा और सफ़र भी करेगा, और उससे कोई सॉल्यूशन थोड़ा नहीं, बट तो एक तो रूल आउट करने का जरिए ताकि उसका आगे ट्रीटमेंट किया जा सके, जो कि बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है इसी तरह से पहले भी ट्रीटमेंट हुआ करता था, या अब भी कुछ इस पर डॉक्टर इसी तरह से करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, अनलेस जब तक आपको कोई सीवियर कंसर्न ना हो और उसकी ज़रूरत ना हो। ऐसा नहीं मैं कहता जब तक बहुत बुरी हालत हो जाए तभी आप कराओ, नहीं। डॉक्टर को भी चाहिए ना कि देखना चाहिए कि क्या इसको कराना चाहिए कि नहीं। अब तो सिंपल सही होगा कि जल्दी से कुछ कराओ, सीधे ऑपरेशन में ले जाओ। यही हालत है डिलीवरी में भी, जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके जो है डिलीवरी में ऑपरेशन को तरफ पेशेंट को ले आते हैं। सबको पता है एक रैकेट है, एक बिजनेस है जो कि चल रहा है और लोग चला रहे हैं और लोग फॉलो भी कर रहे हैं, और पेशेंट की मजबूरी होती है, डॉक्टर जो कहते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो इसमें आईबीडी या प्री कैंसरस के कुछ चांसेस होते हैं, उनको रूल आउट करने के लिए चूँकि सब रिपोर्ट की जाती है ताकि अर्ली स्टेज पर जो है उनसे बचा जा सके। ऐसा होता है क्या कि किसी को पॉलिप हो जाए और उसको ब्लीडिंग होगी तो सब वही है? लेकिन बट मैं जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त फिशुला पाइल फिशर्स पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ और उस तरह के पेशेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मुझे लगा कि इस पर भी कोई वीडियो बनानी चाहिए। और कंसिस्टेंटली मैं समझता हूँ कि इसकी सीरीज़ होनी चाहिए जिसमें हम कोलोनोस्कोपी हो, चाहे इंडोस्कोपी हो, चाहे एनोस्कोप की हो, चाहे एमआरआई हो, चाहे यूएसजी एब्डोमेन को, चाहे यूएसजी पेल्विक हो, और क्या क्या कौन सी जो है एक्सरे या एमआरआई या सीटी या स्कोपीज जो भी अलग अलग टाइप के उनका क्या क्या रोल होता है, करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, उस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वीडियो बना करके मैं अपने एंड से भी डालता रहूँ ताकि जो है रियलिटी सामने आ सके। नहीं वरना मोस्टली क्या ये लोग अपने डिपार्टमेंट के रहते हैं, इनको अपना ही दिखता है और वो आके बस बता करके चले जाते हैं, तो थोड़ा मोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। कुछ सोचिए, अननेचुरल चीज़, अभी एक अंगुली आपके एनस में कोई आपके होश में डाल दे तो कैसा फील होता है, और ये इतनी बड़ी पाइप आपको घुसाड़ के पूरा अंदर तक ले आते हैं। बॉडी उसको किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करती, ब्रेन नहीं समझ उसको चलता, बहुत पेनफुल प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन बट वो एनेस्थीसिया दिया जाता है एक चीज़, और दूसरा फिर जो है आपकी मेमोरी से भुलाने के लिए मेडिसिन भी दी जाती है ताकि आप इस पेनफुल इवेंट को याद ना रख सके, भूल जाएँ। इसलिए इसके प्रोसीजर के बाद आपको किसी और की सहारे की ज़रूरत पड़ती है, आप खुद से घर पर नहीं जा सकते। आप अंदाज़ा कर लें ये किस तरह का प्रोसेस है। ऐसा तो ना एमआरआई में होता है, ना तो सीटी में भी होता है, इवन कि नाट इंडोस्कोपी में भी नहीं होता है, ठीक है, जो इसमें होता है अननेचुरल तरीके से। एनीवे, हर चीज़ बुरी भी नहीं होती और हर चीज़ अच्छी भी नहीं होती। हमारा कहने का तात्पर्य है कि जितना हो सके इन तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस से जितना हो सके, दवा और डाइट यानी ग़िज़ा से, दवा और खुराक से, भोजन से, और होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या यूनानी ऐसी किसी भी तरह की मेडिसिन जिससे आपको लगता है रिजल्ट अच्छा मिल सकता हो या प्रिकॉशन ले कर आप बच सकते हो, तो बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि इन द एंड करना आपको वही है, ट्रीटमेंट आपका वही है। इससे सिर्फ रूल आउट हो सकता है। रूल आउट को हम कभी भी बुरा नहीं समझते और ना हम कहते हैं कि मत कराओ, बट जो आजकल सबको कर रहे हैं, सबको लिख रहे हैं, कोई भी आगे थोड़ा सा ब्लीडिंग हो, लो कोलोनोस्कोपी करा के देख तो क्या होता है, और फिर रिपोर्ट लेकर आते हैं उसमें निकला पॉलिप, ओह नो अभी तो कोई रास्ता ही नहीं, चलो ठीक है इसको कट करो। अब कट करने पे अब तो ऑपरेशनल कंडीशन होगी, लाभ आगे फिर उसके बाद कट करने के बाद बायोप्सी में जाएगी, कैंसरस तो नहीं हो गए, पता चला इसी जाँच में लेने के देने भी बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं लोगों को, और जिन्होंने कराया उनको पता है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। किसी का कोई कमेंट है तो हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9833629281। वी विल ट्राई टू आंसर। मैं एक पेड कंसल्टेंट हूँ, तो किसी भी तरह का फुल यानी आंसर पाने के लिए प्लीज़ हमारी पेड कंसल्टिंग बुक करें। अदरवाइज़ फ्री अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो वो डिसीज से रिलेटेड तो नहीं मिलेगी। असिस्टेंट हमारे मेडिसिन को डिस्पैच करते हैं जैसे, या कैसे हमारी कंसल्टिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए या कोई लिंक आपको भेजना है और हमारे ठीक है पेशेंटों को कोई डेटा या प्रूफ देखना तो आप हमसे मांग सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हम वी विल बी ग्लैड टू शो यू आवर डेटा एज ए टेस्टिमोनियल। हमारे पास प्री पोस्ट इमेजेस भी रहती हैं जो पहले और बाद के ठीक हुए पेशेंटों का है, वो सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन का यूट्यूब का लिंक भी और हमारा भी प्री पोस्ट जितना हमारे पास डेटा उसे हम आपके सामने लाकर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, इवन चैट फॉर्म हो चाहे जो भी। और हमारी एक लड़ाई है कि जितना हो सके इस ह्यूमन बीइंग को ऑपरेशन से बचाएं और मेडिसिन और डाइट से जितना हो सके ठीक करें, ताकि लोगों का पैसा का बच सके और साथ ही साथ उनकी जो तकलीफ़ें होती हैं, पेनफुल जो होता है, वो मेमोरी जो उसको स्टोर होती है कभी नहीं भूलती। ऑपरेशन थिएटर में जो जाता है उससे पूछिए,
उससे जितना हो सके बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच।